नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला रिगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना। प्रस्थान पूर्व बयान में घाना को बताया ग्लोबल साउथ में मूल्यवान साझेदार देश। क्वाड की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की मजबूती के लिए भी प्रमुख पहलों की घोषणा। भारत में अचानक होने वाली मौतों और कोविड-19 वैक्सीनेशन के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। आईसीएमआर और एम्स जैसी संस्थाओं की स्टडी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से रवाना श्रद्धालुओं का पहला जत्था रामबन और उधमपुर पहुंचा। कल से होगा यात्रा का शुभारंभ। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम। और बिहार चुनाव पर पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक। राजनाथ सिंह की मौजूदगी में चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए हैं। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए हैं। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इस यात्रा के बेहद अहम मायने हैं। बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी ये यात्रा। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक भी मानी जा रही है। आपको बता दें कि बीते 30 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। भारत और घाना के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है, जो अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda.
and the critical minerals and the digital public infrastructure. घाना के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक भूमि से ही घाना ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पार्क में स्थित इतालवी संगमरमर से निर्मित स्मारक घाना की स्वतंत्रता की यात्रा और इसकी स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। India has been a very powerful ally to the country for many years. Since independence, it has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by India, that shows the extent of the connections that we have between the two people. प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। स्वास्थ्य, डिजिटल नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का रोड मैप व्यापक और भविष्योन्मुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अक्रा, घाना। घाना में भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बीते 30 वर्षों में घाना की ये पहली यात्रा होगी। भारतीय समुदाय ने पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां कर ली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इम्पोर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय होकर भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतजार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं बस हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह और जो जिस लेवल पे हमको लाके रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ए टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर
किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीकडेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया है। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा है कि क्वाड ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। क्वाड के साझा बयान में कहा गया है कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं। इसके साथ ही साझा बयान में यह भी जानकारी दी गई है कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल का शुभारंभ किया गया है। वहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की भी घोषणा की गई है। तो क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और सुरक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और मोबिलिटी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों के रणनीतिक महत्व पर बात की और उन्हें द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक बताया। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि औपचारिक रूप से यूएस भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के एक नए ढांचे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग से मिलकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेवोले में यूरोपीय निवेश बैंक समूह की प्रेसिडेंट नादिया कैल्विनो से मुलाकात की। इस मुलाकात से यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और भारत के बीच साझेदारी और ज्यादा मजबूत हो सकती है। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से इतर इस बैठक में भारत में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के विस्तारित पोर्टफोलियो, 7 मेट्रो परियोजनाएं और एक शहरी रेल परियोजना के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही साथ पानी और स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों में भी काम के विस्तार पर चर्चा हुई। इसके अलावा डिजिटलीकरण में भारत की ताकत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका पर भी बात हुई। निर्मला सीतारमण और नादिया कैल्विनो ने डिजिटलीकरण, आर्थिक विकास और अन्य क्षेत्रों में तीसरे देशों के साथ साझेदारी की संभावना पर चर्चा की। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। आईसीएमआर, एनसीडीसी और एम्स के अध्ययनों में जीवन शैली और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों को अचानक मौतों का प्रमुख कारण बताया गया है। आईसीएमआर और एनसीडीसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अध्ययन में इस बात की ये पुष्टि करते हैं कि भारत में कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। इनमें गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले सामने आए हैं। अचानक हृदय संबंधी मौतों के कई तरह के कारण हो सकते हैं। इनमें आनुवंशिकी, जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड के बाद की मुश्किलें शामिल हैं। आईसीएमआर और एनसीडीसी विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं में अचानक और अस्पष्ट मौतों के कारणों को समझने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर 2 अध्ययन किए गए। एक अध्ययन पिछले डेटा पर आधारित है और दूसरा अध्ययन जो है वो रियल टाइम जांच से जुड़ा हुआ है। तो पहला अध्ययन मई से अगस्त 2023 के बीच देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 47 टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में किया गया। इसमें उन व्यक्तियों का विश्लेषण किया गया जो सामान्य तौर पर स्वस्थ लग रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच अचानक मौत का शिकार हो गए। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि कोविड-19 टीकाकरण से युवाओं में अचानक से अस्पष्ट मृत्यु का खतरा नहीं बढ़ता। दूसरा अध्ययन एम्स दिल्ली और आईसीएमआर कर रहे हैं। इस प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि इस आयु वर्ग में हार्ट अटैक अचानक मौतों का प्रमुख कारण बना हुआ है। स्टडी के मुताबिक इन मौतों के कारणों के पैटर्न में पिछले वर्षों की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। कई मामलों में जेनेटिक म्यूटेशंस को संभावित कारण माना गया है। हालांकि अभी यह अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। अध्ययन पूरा होने के बाद अंतिम परिणाम साझा किए जाएंगे। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है कि कोविड टीकाकरण और अचानक मौतों को जोड़ने वाले बयान झूठे और भ्रामक हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान और ज्यादा बढ़ती जा रही है और मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी बयानबाजी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया है कि 2 महीने के भीतर डीके शिव कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच कर्नाटक के विधायक इकबाल हुसैन ने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 100 नहीं 200% तय है कि अगले 2 महीनों में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। If party wanted to survive, if we wanted to see Congress party on power in 2028, God promise, we need a change, a good administration. We need. This is the right time for our survival. Shiv Kumar was given a wonderful contribution to the party to build the party, to bring this number. He has struggled a lot. His efforts were so much. Sky is the limit for his efforts. He has given such a programs. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया श्री अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज उधमपुर के टिकरी गांव पहुंच गया है और इस दौरान तीर्थयात्रियों का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया गया। यहां पर काली माता मंदिर में यात्रा के पहले आधार शिविर पर ये लोग ठहरे हैं। वहीं रामबन के चंद्रकोट में भी अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज सुबह चंद्रकोट पहुंच गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई एक उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर काफी खुशी जताई है कि खाने से लेकर रहने तक की जो व्यवस्थाएं हैं बेहतरीन हैं। बात करें खेलों की तो बर्मिंघम टेस्ट की बड़ी चुनौती के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बर्मिंघम में भारत ने अब तक 8 टेस्ट खेले हैं लेकिन टीम को एक में भी जीत हासिल नहीं हुई है। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीत हासिल कर इतिहास रचने का एक बड़ा मौका है। भारतीय टीम को पहले मैच में 5 विकेट से हार मिली थी, तो ऐसे में टीम के लिए ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प रहने वाला है। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। टीम इंडिया ने ठाना है इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराना है। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ उसे करके दिखाना है। लेकिन ये बात जितनी कहने में आसान है, असलियत में टीम इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके हल के लिए इस बार टीम प्लेइंग 11 में हर वो बदलाव करना चाहेगी जो उसे इस मैदान पर पहली टेस्ट जीत दिलाए। एजबेस्टन की पिच की बात करें तो पहले 3 दिन ये पिच बल्लेबाजों के मुफीद रह सकती है, जबकि आखिरी 2 दिन इस पर फिरकी का पेच बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है। ऐसे में शुभमन गिल एंड कंपनी के लिए इस पिच पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर अहम भूमिका निभा सकता है, जबकि तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज का इस मैदान पर पिछला अनुभव काम आ सकता है। सिराज ने साल 2022 में इस मैदान पर 6.18 की इकोनॉमी से 4 विकेट हासिल किए थे। वहीं बल्लेबाजी की बात की जाए तो वैसे तो पिछले मैच में शतक देखने को मिले थे, लेकिन टीम इंडिया की बड़ी सिरदर्दी अंतिम के 5 बल्लेबाजों का डाउनफॉल है, जिसने काफी हद तक टीम को मैच पर अपनी पकड़ बनाने से दूर किया। इस सब के अलावा जिस तरह से पिछले मैच में कैच छूटे, उस पर भी टीम को अपनी दिक्कतों को दूर कर सामने आना होगा। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो टीम के लिए ये मैदान हरदम उनके हौसले को बढ़ाता रहा है। इंग्लैंड ने बर्मिंघम में 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 30 में टीम को जीत मिली है, जबकि 11 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 15 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। वहीं इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो रूट के नाम है, जिनके बल्ले से
62.92 की स्ट्राइक रेट से 920 रन आए हैं। साथ ही साथ बेन डिकेट का तूफान एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ा सिरदर्द रह सकता है। गेंदबाजी में इस टीम को क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स का बड़ा सहारा रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।